नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पीएम मोदी को जवाब देने राहुल गांधी की भी परेड ग्राउंड में होगी चुनावी हुंकार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जांच और टीका में फर्जीवाड़ा, लिस्ट में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और प्रियंका चोपड़ा का नाम। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का दावा संपर्क में है बीजेपी के लोग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार अखिलेश यादव की सरकार और योगी सरकार को लगेगा बड़ा झटका, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। पीएम मोदी को जवाब देने राहुल गांधी की भी परेड ग्राउंड में होगी चुनावी हुंकार। जी हाँ दोस्तों, भाजपा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का जवाब कांग्रेस परेड मैदान से ही देगी। 16 दिसंबर को दून में होने वाली जनसभा के लिए कांग्रेस ने भी परेड मैदान को चुना है। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी परेड मैदान में रैली कर चुके हैं। कांग्रेस पर राहुल की सभा में भीड़ के मामले में भाजपा को टक्कर देने की चुनौती भी होगी। संपर्क करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि परेड मैदान के लिए प्रशासन से आवेदन कर दिया गया है, साथ ही जनसभा की तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। मालूम है कि कांग्रेस वर्ष 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भारत की जीत की याद में इंदिरा प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान समारोह आयोजित कर रही है। 16 दिसंबर का कार्यक्रम इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी है। दोपहर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने रैली की तैयारियों को लेकर गोदियाल और पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ चर्चा की। यादव ने बताया कि जनसभा की तैयारी के लिए 8 दिसंबर को बैठक की जा रही है। इसमें जनसभा का खाका तय कर दिया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जांच और टीका में फर्जीवाड़ा, लिस्ट में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और प्रियंका चोपड़ा का नाम। जी हां दोस्तों, बिहार में RT-PCR टेस्ट और कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर एक फर्जीवाड़े का एक मामला सामने आया है। अरवल जिले की करपी APHC में कोरोना वैक्सीन का डोज लेने वालों की सूची जब चेक की गई तो उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और प्रियंका चोपड़ा जैसे नामों का जिक्र देखा गया, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया और 2 डाटा ऑपरेटरों को नौकरी से हटा दिया गया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जहां एक तरफ राज्य का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और कोविड वैक्सीन का दोनों डोज लेने के लिए लोगों से अपील की जा रही है, वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन और जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति करके आंकड़ों को सही दिखाने की ये हरकत भारी पड़ सकती है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय भी लगातार ट्वीट के माध्यम से जांच और वैक्सीनेशन के आंकड़े बताते रहे हैं, लेकिन अरवल के ये खुलासे अब आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अरवल जिले की करपी APHC में RT-PCR जांच और कोविड वैक्सीनेशन कराने वाले लोगों की जब सूची देखी गई तो उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और प्रियंका चोपड़ा जैसे कई नाम पाए गए। मामले ने तूल पकड़ा तो 2 डाटा ऑपरेटरों पर ठीकरा फोड़ दिया गया और दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया। वहीं एक न्यूज चैनल पर दोनों ऑपरेटर विनय कुमार और प्रवीण कुमार ने बताया कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, उनका काम नाम चढ़ाना है और वही नाम चढ़ाए हैं जो ऊपर से भेजा गया है। बताया कि उनके ऊपर हमेशा यह दबाव रहा कि अधिक नामों की मांग हो रही है, इसलिए जो सामने आए उसे चढ़ा दे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजधानी पटना में 7 दिन 24 घंटे चलने वाले टीकाकरण केंद्रों के संचालकों ने ये शिकायत की थी कि कई ऐसे लोग शिकायत लेकर आ रहे हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया था, लेकिन पोर्टल से फाइनल रिपोर्ट उनके नाम की जारी कर दी गई है। जब दूसरा डोज लेने ऐसे लोग केंद्र पर आए तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इस मामले की जाँच भी की गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नागालैंड फायरिंग पर विपक्ष का संसद में हंगामा, खड़गे बोले अमित शाह सिर्फ पीड़ा व्यक्त करके नहीं छुड़ा सकते पीछा। जी हां दोस्तों, भारत म्यांमार सीमा के पास नागालैंड के मोन जिले में सैन्य गोलीबारी में 14 नागरिकों और एक सैनिक के मारे जाने के बाद विपक्ष ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष ने सरकार से घटना की सच्चाई को सामने लाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ईमानदार और खुली जाँच कराने की मांग की। शीतकालीन सत्र के 5वें दिन संसद में भी विपक्ष ने सरकार से पूरे घटनाक्रम पर बयान जारी करने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा, यह दिल दहला देने वाली घटना है, भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। देश में न तो नागरिक और न ही सुरक्षाकर्मी ही सुरक्षित हैं, फिर गृह मंत्रालय क्या कर रहा है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह केवल पीड़ा व्यक्त करके इस घटना से पीछा नहीं छुड़ा सकते। उन्होंने कहा, मोदी सरकार के शासन में उत्तर पूर्व में उथल पुथल में वृद्धि देखी गई है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों को न्याय मिले। एक ईमानदार और खुली जांच का आह्वान करते हुए राज्यसभा में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार को संसद में इस घटनाक्रम पर बयान देना चाहिए। हालांकि इसके बाद विपक्ष ने मामले पर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा को 2 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। आनंद शर्मा ने कहा, यह दुखद और खेदजनक है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। लोकतंत्र में यह अस्वीकार्य है। बहुत मुश्किल से हमने इस क्षेत्र में शांति बहाल की है। मुझे उम्मीद है कि सेना द्वारा आश्वासन के अनुसार उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और सच्चाई सामने आएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर यूपी में अलर्ट जारी।
सीएम योगी ने दिए ये निर्देश। जी हां दोस्तों, कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर यूपी में अलर्ट जारी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते भी स्वास्थ्य विभाग तैयारी में जुटा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, पीएचसी और सीएचसी में 74,000 से अधिक बेड बढ़ाए जाने की तैयारी है। उधर राज्य स्तरीय स्वास्थ्य परामर्श समिति ने ओमिक्रॉन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर नई रणनीति तय की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामारी से बचाव के लिए समिति की रिपोर्ट में शामिल बिंदुओं पर गंभीरता से काम करने के साथ ही टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दुनिया के कई देशों के साथ ही ओमिक्रॉन की दस्तक अब देश में हो चुकी है। कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में इसके मरीज मिलने के बाद राज्य सरकार ने सतर्कता और बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी इसे लेकर जिलों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें भी कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने स्वच्छता, कोविड प्रोटोकॉल, फोकस टेस्टिंग, टीकाकरण, सर्विलांस, सैनिटाइजेशन को इस चक्रव्यूह का हिस्सा बनाया है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में 100 बेड वाले पीकू, नीकू और 855 सीएचसी में 50 व 3011 पीएचसी में 10 नए बेड बढ़ाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। सीएम ने आला अधिकारियों को ओमिक्रॉन को लेकर अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ऑक्सीजन व लैब जैसी व्यवस्थाओं पर भी पैनी नजर बनाए हुए है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भगवंत मान के मामले ने पकड़ा तूल, राघव चड्ढा ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है। राघव चड्ढा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस से फोन गया है। इससे पहले भगवंत मान बीजेपी में शामिल होने के लिए कैबिनेट में मंत्री पद का ऑफर मिलने का दावा कर चुके हैं। राघव चड्ढा ने भगवंत मान का नाम लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। राघव चड्ढा ने आरोप लगाया, हमारे सांसद भगवंत मान को अमित शाह के कार्यालय से सीधे फोन किए गए। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी राघव चड्ढा ने बीजेपी पर आप पंजाब के नेताओं को भी ऑफर देने के आरोप लगाए हैं। चड्ढा ने कहा, दिल्ली के टॉप बीजेपी नेता उनकी पंजाब इकाई के नेताओं को फोन करके बीजेपी में शामिल होने की पेशकश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पंजाब के नेताओं को रिश्वत देने की कोशिश भी की जा रही है। चड्ढा ने आगे कहा, दिल्ली से बीजेपी के शीर्ष नेता हमारे पंजाब के नेताओं, सांसद और विधायकों को फोन करके उनसे बीजेपी में शामिल होने का अनुरोध कर रहे हैं और उन्हें पैसा, भूमि, संपत्ति और पद की पेशकश कर रहे हैं। इससे पहले भगवंत मान ने दावा किया कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में शामिल होने के लिए धन और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पेशकश की। बीजेपी की पंजाब यूनिट के नेता सुभाष शर्मा ने भगवंत मान के आरोपों को गलत बताया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिमी यूपी में प्रियंका की राह पर बढ़ रही कांग्रेस, विधानसभा चुनाव के लिए महिलाओं ने शुरू की दावेदारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वारा के लड़की हूं लड़ सकती हूं के स्लोगन के साथ महिलाएं भी सियासत में भाग्य आजमाने के लिए आगे आने लगी हैं। प्रियंका वारा के 40% टिकट महिलाओं को दिए जाने की घोषणा करने के बाद पश्चिमी यूपी की 121 विधानसभा सीटों पर 300 से अधिक महिलाओं ने चुनाव लड़ने के लिए दावा ठोक दिया है। इससे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करने वाले पुराने कांग्रेसियों के चेहरों पर मायूसी है। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों पर 14 महिलाओं ने अब तक दावेदारी की है। जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद ने बताया कि महिलाओं में मुरादाबाद देहात सीट से कांग्रेस नेता महक वारसी और डा शकील अहमद की पत्नी ने दावा किया है। बिलारी से कल्पना सिंह, ठाकुरद्वारा से वसीम चौधरी की पत्नी टिकट मांग रही हैं। कांट से कांग्रेस नेता मास्टर जाहिद की बेटी और कुंदकी से एहसान की बेटी ने टिकट के लिए दावेदारी कर दी है। इनके अलावा भी कई महिलाएं टिकट मांग रही है। अमरोहा की मंडी धनौरा सीट से गीता देवी, हसनपुर सीट से कांग्रेस जिलाध्यक्ष की ओमकार कटारिया की पत्नी दीपा देवी टिकट की दावेदार हैं। नौगवा से कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी की पत्नी आभा चौधरी और पूर्व जिलाध्यक्ष सुखराज सिंह की पत्नी रेखा रानी ने टिकट मांगा है। अमरोहा शहर सीट से कांग्रेस नेता निगाहत नकवी ने टिकट के लिए आवेदन किया है। संभल शहर सीट से शोभना सैम्यूल, असमोली से भारती त्यागी, चंदौसी से विमलेश ने टिकट के लिए आवेदन किया है। रामपुर जिले में महिलाओं ने टिकट के लिए दावेदारी की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विदित चौधरी का कहना है कि हमारी नेता की 40% टिकट दिए जाने की घोषणा के बाद महिलाओं के लगातार आवेदन आ रहे हैं। पश्चिमी यूपी में ही अब तक 300 से अधिक महिलाओं ने टिकट के लिए आवेदन किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने बताया कि महिलाओं को 40% टिकट दिए जाने हैं। पश्चिमी यूपी में प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। शनिवार को सहारनपुर और मेरठ मंडल के प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग हुई है। चुनाव लड़ने के योग्य महिलाओं को टिकट देकर मजबूती के साथ लड़ाया जाएगा। आज संसद में उठेगा मुद्दा, राहुल बोले बर्खास्त किए जाएं गृह मंत्री अमित शाह। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, यह घटना दिल दुखाने वाली है। भारत सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए।
जब हमारी ही भूमि पर न तो नागरिक और न ही सुरक्षाकर्मी सुरक्षित हैं, तो गृह मंत्रालय वास्तव में क्या कर रहा है। इधर AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर मृतकों के परिजनों के लिए संवेदना जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त कर देना चाहिए। फ्रेंच समूहों के साथ उनके सभी शांति समझौते केवल धोखा देने के लिए थे। नवंबर में मणिपुर में विद्रोहियों द्वारा 7 अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। पूर्वोत्तर में शांति नहीं, केवल हिंसा है। ओवैसी ने आगे कहा कि NSC-NIM के साथ बातचीत के मामले में शाह के सभी सलाहकार विफल रहे और अब उनके सफल होने का कोई मौका नहीं होगा। कश्मीर में सेना के 9 जवानों की जान का बदला किसी सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं लिया गया, बल्कि उसके तुरंत बाद दुबई में क्रिकेट खेला गया। उन्होंने कहा कि शाह द्वारा धारा 370 को हटाना और अक्साई चीन को वापस लेने का बयान अब एक जुमला भर है। शाह को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, उन्हें सीधे बर्खास्त किया जाना चाहिए। मैं इसके लिए कल लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दूंगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल और वरुण गांधी ने उठाई छात्रों की आवाज, लखनऊ लाठीचार्ज पर योगी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, लखनऊ में शनिवार को सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के मामले में राहुल और वरुण गांधी ने CM योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि रोजगार मांगने वालों पर यूपी सरकार लाठियां मार रही है। वहीं बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी इस मुद्दे पर योगी सरकार पर हमला किया। वरुण ने कहा कि ये बच्चे भी मां भारती के लाल हैं, इनकी बात मानना तो दूर, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में शनिवार को पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। राज्य में 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामला बीते काफी समय से गरमाया हुआ है। परीक्षार्थी इस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि शिक्षकों की भर्ती में धांधली हुई। शनिवार को इन छात्रों ने CM आवास की ओर कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान अभ्यर्थियों की पुलिस से झड़प हो गई। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें लाठियों से जमकर पीट दिया। कई अभ्यर्थियों ने रेलिंग से कूदकर अपनी जान बचाई। परीक्षार्थियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर पीटा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन पर माफी मांगने वाली बीजेपी एक दिन महंगाई के लिए मांगेगी माफी। जी हां दोस्तों, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज सुबह उदयपुर पहुंचे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान सर्किट हाउस में भी मीडिया से मुखातिब हुए। खाचरियावास ने महंगाई सहित भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के आयोजन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को बैठक करने की बजाय केंद्र सरकार के कार्यों का आंकलन कर जनता के बीच में जाना चाहिए, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है कि उसे लेकर वो जनता के बीच जा सके। इसीलिए भाजपा के नेता देश की जनता को गुमराह करने में लगे हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई है। देश में लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। वहीं भाजपा की ओर से जारी हुए ब्लैक पेपर पर पलटवार करते हुए मंत्री खाचरियावास ने कहा कि जिनके मुंह काले होता है वही ब्लैक पेपर जारी करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अभी बिखराव के दौर से गुजर रहे हैं, इसीलिए राजस्थान अमित शाह राजस्थान आए है, लेकिन वो बिखराव को रोकने में सफल नहीं हो पाएंगे। मंत्री खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस 12 दिसंबर को महंगाई हटाने को लेकर बड़ी रैली का आयोजन कर रही है और इसके साथ ही पूरे देश में महंगाई को लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू होंगे। मंत्री खाचरियावास ने कहा कि किसान आंदोलन पर माफी मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी एक दिन महंगाई को लेकर देश की जनता से माफी मांगेगी और इसके बाद पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी को कम करेगी। वहीं कांग्रेस में चल रहे अंदरूनी उठापटक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिए गए बयान पर खाचरियावास ने कहा कि अगर कोई बात स्वयं मुख्यमंत्री कह दे तो इसके बाद कहने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव में जल्द होगी राहुल गांधी की एंट्री, प्रयागराज से कर सकते हैं शंखनाद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। यहां एयरपोर्ट और स्वराज भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर उनका अभिनंदन किया। राहुल गांधी निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। राहुल गांधी शाम करीब 3:45 बजे इंडिगो की फ्लाइट से प्रयागराज पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। हालांकि राहुल गांधी कार्यकर्ताओं के बीच ज्यादा देर नहीं रुके। इसके बाद राहुल गांधी तकरीबन 50 गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ नेहरू गांधी परिवार के पैतृक आवास स्वराज भवन पहुंचे। यहां पार्टी नेता और पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी उनके साथ थे। राहुल गांधी का काफिला सीधे स्वराज भवन के अंदर चला गया। यहां भी स्वराज भवन के अंदर जाकर राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए कार्यकर्ताओं ने खूब जद्दोजहद की। राहुल गांधी ने स्वराज भवन में चुनिंदा नेताओं को छोड़कर पार्टी के लोगों से बातचीत नहीं की। पार्टी नेता प्रमोद तिवारी ने बताया कि निजी कार्यक्रम में शिरकत करने की वजह से राहुल गांधी आज कार्यकर्ताओं से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही पूरे दिन के लिए प्रयागराज आएंगे और दिन भर कार्यकर्ताओं की बातें सुनेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे।
प्रमोद तिवारी ने यह भी दावा किया है कि राहुल गांधी ने प्रयागराज में समय देने के लिए प्रियंका गांधी से भी कहा है। उनका कहना है कि प्रयागराज उनका पैतृक घर है और विधानसभा चुनावों से पहले अपने घर के कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ओमाइक्रॉन की महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में दहशत, 9 नए केस के साथ देश में हुए कुल 21 संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमितों के साथ ही टेंशन भी बढ़ा रहा है। लिहाजा अब तक 12 केस इस वेरिएंट के सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में सामने आए हैं, यहाँ 9 संक्रमित पाए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 8 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कर्नाटक में 2, गुजरात में 1 और राजधानी दिल्ली में भी 1 संक्रमित मरीज मिल चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट देश के हर राज्य में धीरे धीरे पैर पसार रहा है। ऐसे में राजस्थान के जयपुर में इस वेरिएंट के 9 मरीज सामने आए हैं, जो कि अभी तक देश भर में सबसे ज्यादा है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद एक परिवार के सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिसमें 9 लोगों में संक्रमण की बात सामने आई है। चिकित्सा सचिव वैभव गालारिया ने बताया कि विभाग ने दक्षिण अफ्रीका से आए परिवार को RUHS में भर्ती करवा दिया था। उनके संपर्क में आए 5 अन्य लोग भी संक्रमित पाए गए हैं, इन्हें भी RUHS में एडमिट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका से आए परिवार और उनके कांटेक्ट में आए 34 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 9 लोग कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाए गए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का यूपी सरकार पर सियासी वार, अभ्यर्थियों से बोली इस लड़ाई में मैं आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। शाम को जब ये छात्र प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाल रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अब इस पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के युवा हाथों में मोमबत्तियों का उजाला लेकर आवाज उठा रहे थे कि रोजगार दो, लेकिन अंधेरगर्दी की पर्याय बन चुकी योगी जी की सरकार ने उन युवाओं को लाठियां दी। युवा साथियों, ये कितनी भी लाठियां चलाएं, रोजगार के हक की लड़ाई की लौ बुझने मत देना। मैं इस लड़ाई में आपके साथ हूँ। दरअसल लखनऊ में शिक्षक की नौकरी चाह रहे युवा 1090 चौराहे पर कैंडल मार्च निकाल रहे थे, तभी पुलिस आ गई और लाठियां भांज कर युवाओं को खदेड़ा गया। शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है 69,000 शिक्षकों की बहाली की जाए, साथ ही 22,000 सीट और जोड़ी जाएं। छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने लिखा, भाजपा के राज में भावी शिक्षकों पर लाठीचार्ज करके विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। हम 69,000 शिक्षक भर्ती की मांगों के साथ हैं। युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। यूपी में जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी ने भी पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। राज्यसभा सांसद और आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने भी ट्वीट कर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लिखा, आदित्यनाथ जी जितना मन चाहे इन बेरोजगार नौजवानों को पिटवा लीजिए, लेकिन 2 बात याद रखिएगा, इन्हीं नौजवानों ने आपको सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। बेरोजगारों पर हो रहे जुर्म आपकी सत्ता के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करेंगे राकेश टिकैत, किया आह्वान। जी हाँ दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। इस दौरान कई मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। शुक्रवार को विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इस बीच कहा जा रहा है कि सोमवार को केंद्र सरकार बैंकों के निजीकरण संबंधी बिल लोकसभा में पेश कर सकती है। अब कृषि कानूनों के खिलाफ सफल आंदोलन के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बैंकों के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करने का संकेत दिया है। गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार कई विधेयक पेश कर चुकी है और कई बिल पेश करने की योजना है। इसी क्रम में अब मोदी सरकार सोमवार को बैंकों के निजीकरण का बिल संसद में पेश कर सकती है। इसके खिलाफ बोलते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। उन्होंने ट्वीट कर संकेत दिया कि वो अब नए मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरने वाले हैं। हमने आंदोलन की शुरुआत में आगाह किया था कि अगला नंबर बैंकों का होगा। नतीजा देखिए, 6 दिसंबर को संसद में सरकारी बैंकों के निजीकरण का बिल पेश होने जा रहा है। निजीकरण के खिलाफ देश भर में साझा आंदोलन की जरूरत है। वहीं बैंकों के निजीकरण को लेकर संसद में पेश होने वाले बिल का अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक ढवाले ने भी विरोध किया है। उन्होंने राकेश टिकैत के ट्वीट से सहमत होते हुए कहा, इस निजीकरण का हम विरोध करेंगे। यह सरकार आज देश को बेच डालने के पीछे तुली हुई है। राकेश टिकैत ने सही कहा है कि बैंक के निजीकरण का हम विरोध करेंगे, यह हमारा जारी रहेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में हंगामा। सीनियर नेताओं के सामने पहुंची बीजेपी नेत्री और कहने लगी मेरा टिकट कहाँ है, फिर कुर्सी पटक कर तोड़ दी। जी हाँ दोस्तों, नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यहाँ जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान शुरू हो गया है।
इसकी एक तस्वीर उस समय सामने आई जब भिलाई नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम रखा। यहाँ बीजेपी की एक नेत्री अचानक पहुंची और सीनियर नेताओं से पूछने लगी, मेरा टिकट कहाँ है। बार बार वो चीखते हुए पूछती रही, मेरा टिकट कहाँ है, मगर कोई कुछ न बोल सका। इसके बाद नेत्री ने कुर्सी पटक कर तोड़ दी। दरअसल रविवार को सुपैला गदा चौक में बीजेपी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन समारोह था।